हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया होंगे ऐसी आस उम्मीद करते हैं। सर्दी खूब दबा के पड़ रही है और कोशिश करिए कि सर्दी में ज़्यादा बाहर ना निकलें और विद्यालय तो जाना पड़ ही रहा होगा। ठीक है, तो श्याम भैया आपका स्वागत करते हैं वंस अगेन ऑन द maths@श्याम भैया यूट्यूब चैनल। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 से आगे। और हम कर रहे थे लास्ट वीडियो में भी प्रीवियस ईयर पेपर 2023, तो आप वो पिछला पार्ट देख लीजिए। उसमें हमने 5 MCQ डिस्कस कर लिए थे और आज 6वां MCQ हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे बोर्ड पर लिखा हुआ है। ठीक है, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फटाफट से और देखेंगे कि क्या इसके आंसर है। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन बिना कोई देर किए फटाफट शुरू करते हैं। If 2 tan A equal to 3, then the value of 4 sin A plus 3 cos A upon 4 sin A minus 3 cos A is। इसकी क्या वैल्यू होगी? वैसे तो देखते ही 1 सेकंड में आंसर बताया जा सकता है अगर आप समझें तो। अगर आप समझें तो इसका आंसर 1 सेकंड में बताया जा सकता है, लेकिन सॉल्व कैसे करेंगे वो समझे भाई। देखिए, हमें दे रखा है कि 2 tan A की वैल्यू 3 है, तो आप सब मुझे बता दीजिए कि tan A की वैल्यू हो गई 3/2। क्या हो गई tan A की वैल्यू? 3/2। tan A की वैल्यू 3/2 होगी, बोलो सही बात है? ओके, अब ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये वाला, मैं इसमें ये कह रहा हूँ कि ऊपर और नीचे से cos कॉमन ले लीजिए या cos से डिवाइड लगा दीजिए। अब अगर हम ऊपर और नीचे दोनों जगह डिवाइड लगा रहे हैं तो उससे कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, तो इसलिए हमने क्या किया, हमने डिवाइड बाई, समझना भाई, डिवाइड बाई cos A इन NR एंड DR, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हमने डिवाइड लगा दिया। तो यह आ गया मेरे पास 4 sin A अपॉन cos A। मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि दिख रहा होगा साहब, ठीक है। और इधर आएगा बेटा जी +3 cos A अपॉन cos A। बोलो सही बात है कि नहीं है? नीचे आएगा ऐसे ही 4 sin A अपॉन cos A, और यहाँ पर आएगा 3 cos A अपॉन cos A। अब आप समझ गए कि cos A कट गए, cos A कट गए। ये वैल्यू tan A बन गई, ये वैल्यू भी tan A बन गई, तो ये बन गया मेरे पास 4 tan A + 3 अपॉन 4 tan A माइनस 3। क्या इतनी बात पकड़ में आ गई? 4 tan A + 3 4 tan A माइनस 3 बन गया, और tan A की वैल्यू 3/2 यहाँ है तो हम डायरेक्ट लगा देंगे। तो अब इसमें जब आप वैल्यू लगाओगे तो ये आएगा 4 × 3/2 + 3 अपॉन 4 × 3/2 माइनस 3। बोलो ये सही बात है कि नहीं है? अब 2 दूनी 4, ये कट गया, 2 दूनी 4, ये कट गया, तो 2 तिया 6 और 2 तिया 6। ऊपर आएगा 6 + 3 यानी कि 9। क्या आएगा बेटा? ऊपर आएगा 2 3 जा 6, तो 6 + 3 9, और नीचे आएगा 6 - 3 यानी कि 3, और ये कट के कितना आ जाएगा? 3। तो इस पूरे टर्म की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 3 आ गई, और यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ठीक है भाई साहब, तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया हमारा। भाई 1 सेकंड का था यार, इसको हम दिमाग में ही कर सकते थे कि भैया cos A इसमें से कॉमन ले लो, tan A की वैल्यू हमारे पास यहाँ 3/2 है, इसको यहाँ लगाते। ये कहने का मतलब है कि ज़्यादा टाइम का नहीं था, बहुत ही मामूली सा क्वेश्चन था। कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं यार इस टाइम रात में? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं फटाफट से। चलिए भाई देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 हमारी स्क्रीन पर मैंने ये लिख लिया है। ठीक है, साफ दिख रहा होगा ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ आपसे। आवाज़ भी आ रही होगी अगर हमारा माइक ठीक से लगा होगा तो। क्वेश्चन ये कह रहा भाई कि इफ़ अल्फा बीटा आर दी जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल px = x² + x - 1, देन 1/α + 1/β = क्या होगा? आप मुझे ये बताओ कि ये क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि नहीं है? और अगर मैं इसके जीरोज़ की बात करूं, मान लीजिए वो अल्फ़ा बीटा इसके जो जीरोज़ हैं, तो आप मुझे बताओ कि सम ऑफ अल्फ़ा बीटा क्या होता है? आप कहोगे सर -b/a होता है, -b/a होता है। और इसमें b क्या होता है? x का कोफिशिएंट होता है, जो कि कितना है यहाँ पर? 1 है। x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर? 1 है।
तो ये हो गया -1/a, और a भी यहाँ पर 1 है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो मैंने कही भैया ये तो -1 आ गया, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ गया, -1। और अल्फ़ा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, वो होता है c/a। अब c कितना है, c है भाई साहब -1, तो -1/1 यानी ये भी कितना आ गया, -1। अगर आप दिख रहा हो आपको तो ये भी -1 आ गया। अब बताओ ये वाली जो चीज़ है जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है, अगर आप इसका एलसीएम लोगे नीचे तो ये आएगा अल्फ़ा बीटा, और इनको जब आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा ये बीटा प्लस अल्फ़ा, और बीटा प्लस अल्फ़ा मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, बात एक ही है। अब आप बताओ बीटा प्लस अल्फ़ा की वैल्यू -1 है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी -1 है, तो कितना आ गया टोटल में आंसर 1 आ गया। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बताओ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसका। बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। तो चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 8 मैंने स्क्रीन पर लिख लिया है, फटाफट से देखें बेटा इसको क्या कह रहा है ये क्वेश्चन हमसे। द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के, क्या कह रहा है, द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के, लीस्ट मतलब सबसे छोटी, और वैल्यू कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव, फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + kx - 4 = 0 हैज़ रेशनल रूट्स। अब देखो आप कहोगे सर ये कैसा क्वेश्चन है, क्योंकि हमने तो अब तक जो रूट्स के क्वेश्चन पढ़े हैं उसमें रियल रूट और नॉट रियल रूट, ये दो कंडीशन पढ़ी हैं, एक में रियल रूट होता है एक में नॉट रियल रूट, यही तो पढ़ा है भाई। b² - 4ac, आप कहोगे सर जब b² - 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है तो हमें रियल रूट मिलते हैं। कैसे रूट मिलते हैं, रियल रूट्स मिलते हैं। फिर आप कहोगे कि सर अगर b² - 4ac लेस देन 0 होता है तो हम कहते हैं कि नो रियल रूट कह सकते हो आप, नो रियल रूट्स, बोलो ऐसे ही तो कहते थे। लेकिन यहाँ पर रियल या नॉट रियल की बात नहीं चल रही है, यहाँ रेशनल की बात चल रही है। और रेशनल का मतलब आप समझते हो बेटा, रेशनल का मतलब होता है कि उसके अंदर अंडर रूट नहीं आना चाहिए। रेशनल का मतलब होता है कि उसमें अंडर रूट नहीं आना चाहिए किसी भी प्राइम नंबर का, ये तो बात है, यानी कोई रेशनल नंबर नहीं इंक्लूड होना चाहिए, ये वाली बात है। तो चलिए भाई देख लेते हैं फटाफट से। आप मुझे बताओ अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x की वैल्यू काय से दी जाएगी, -b ± √b² - 4ac/2a, यही होगी, बोलो। अब इसमें आप b की जगह पर क्या रखेंगे, k, -k ± अंडर रूट, बोलो बेटा। अच्छा, -k ± अंडर रूट b² - 4ac यानी k² -4 इंटू a इंटू c, तो -4 इंटू a यानी कि 2 और इंटू c यानी कि -4। क्या ये बात समझ रहे हैं आप? और अपॉन में क्या आएगा, 2 इंटू a यानी 2 इंटू 2। तो आपने कही कि श्याम भैया -k ± अंडर रूट में जाएगा आपका k² + 32। इसको सॉल्व करोगे ना तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और 4 दूनी 8, 8 चौका 32, k² + 32 अपॉन में आएगा 4। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ मुझे कि k की कौन सी वैल्यू के लिए इस अंडर रूट से, भाई देखो यहाँ पर k बाहर है, और अगर ये नंबर मेरा रेशनल आ भी जाए यानी अंडर रूट से बाहर आ जाए, रेशनल का मतलब क्या समझ रहे हो आप, कि पूरा का पूरा नंबर इस रूट से बाहर आ जाना चाहिए, रूट में कुछ नहीं बचना चाहिए। क्योंकि आपको पता है √2, √3, √5 ये सारे क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। तो हमें यहाँ पर इरेशनल नहीं होना चाहिए कुछ भी। तो अगर एक बार कोई ये नंबर अंदर वाला मान लीजिए कि रेशनल बन भी गया, मान लीजिए कि रेशनल बन भी गया और k की वैल्यू मैं इरेशनल ले लूँ तो पूरा टोटल इरेशनल हो जाएगा। इसका मतलब k की वैल्यू ये नहीं हो सकती,
के की वैल्यू 2√2 नहीं हो सकती क्योंकि इसमें तो √2 इरेशनल है, और अगर आपने ये वैल्यू यहाँ रखी तो ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। अच्छा सर √2 भी नहीं ले सकते इसका मतलब? नहीं जी बिल्कुल नहीं, √2 भी नहीं ले सकते आप, ठीक है, आप √2 भी नहीं ले सकते। तो फिर क्या करना है भाई? फिर तो एक काम करो, हम ये कहना चाह रहे हैं कि के स्क्वायर, देखो करने को तो 1 सेकंड का क्वेश्चन था, हम ये कह रहे हैं कि जो के स्क्वायर प्लस 32 है, के स्क्वायर प्लस 32 है, ये एक रेशनल नंबर बनना चाहिए। तो मैं रख के देख लेता हूँ, ये 2 मैंने रख के देखा इस जगह, 2 मैंने रखा तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 प्लस 32 कितना हो गया 36, 4 प्लस 32 हो गया 36, और 36 का रूट 6 बार आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, कोई भी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अब मैंने कहा कि इसका मतलब बी ऑप्शन सही हो जाना चाहिए, लेकिन मैंने ये कहा कि अगर आप के की जगह पर 2 की जगह -2 भी रखोगे तो भी ये 36 ही बनाएगा, तो भी ये 36 बनाएगा। यानी के की दोनों वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, यानी +2 भी करेगा और -2 भी करेगा। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, वो ज़्यादा प्रेफरेबल है, वो ज़्यादा प्रेफरेबल है। तो इस क्वेश्चन को करने का देखो, इतनी कहानी, इतनी रामायण बाँचने की कोई दिक्कत ज़रूरत नहीं थी, इतना सब कुछ करने की हमें कोई नीड नहीं थी जो हमने किया है इसमें। 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आप समझ जाया करो कि 1 नंबर का अगर क्वेश्चन है ना और MCQ में है तो उसकी औकात भी 1 नंबर जैसी ही होगी। तो इसकी औकात 1 नंबर जैसी थी, आपको सिर्फ कुछ नहीं करना था। आप जानते हो कि b² - 4ac आएगा इसका, k² + 32 जिसके ऊपर लगा होगा रूट, और मेरे को अगर इस नंबर को इरेशनल होने से बचाना है तो इस नंबर को रूट से पूरा बाहर निकालना पड़ेगा। अब मैं इसमें k की जगह ये वैल्यू पुट करके देख लूँगा, और जिन वैल्यूज़ के लिए ये रूट से बाहर आ जाएगा समझ लिए वो वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी। तो k की वैल्यू +-2 इसको सेटिस्फाई करेगी। ये इसका डायरेक्ट तरीका था, इतना दिमाग इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पर मैंने लिख लिया है, फटाफट सॉल्व करेंगे, फटाफट। सारी वैल्यूज़ आपको पता है, आपको बस सॉल्व करना है, वैल्यूज़ आपको पता है पहले से। चलिए भाई, 3/4 tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, 1/√3, तो 1/√3 यहाँ लगाएंगे हम, तो हम कहेंगे भैया 1/√3 का स्क्वायर माइनस cos 45 की वैल्यू पता है क्या होती है 1/√2, तो sec 45 की हो जाएगी √2, तो ये हो जाएगा बेटा √2 का स्क्वायर, प्लस sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो हम कहेंगे ये है √3/2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है केवल, चलिए भाई करिए सॉल्व। 3/4 इंटू 1/3 -2 प्लस 3/4, बताओ इतना तो आप कर ही पा रहे होंगे। बोलो यार यहाँ तो कोई दिक्कत, ये कट गया, ये आएगा हमारे पास 1/4 -2 प्लस 3/4। अब बताओ 3 और 1 4, 4/4, ये और ये मिलाकर 1 हो गया, 1 हो गया, तो ये आ गया 1 - 2 यानी कि -1। क्या आ गया बेटा -1, यानी ए ऑप्शन इज करेक्ट। अरे विदिन सेकंड के क्वेश्चन है यार, एकदम लल्लू सवाल आ रहे हैं, एकदम लल्लू सवाल हैं, आप देखते जाओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं आप। तो क्वेश्चन नंबर 10 भैया लिख लिया हमने स्क्रीन पर, फटाफट से पढ़िए और पेन कॉपी उठा करके इसका आंसर फटाफट लगा दीजिए टिक करके। बहुत ही प्यारा सरल सा क्वेश्चन है एकदम। देखिए, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, आप मुझे बताओ कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर होता क्या है। CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है, आपने कही श्याम भैया ये होता है 2πRh। ये हमें दे रखा है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मैंने CSA की जगह वैल्यू लगा दी 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इधर मैंने 2 × पाई की वैल्यू लेनी है, 3.14 क्वेश्चन में बोला है। रेडियस बेटा कितनी दे रखी है, रेडियस ही निकालनी है, रेडियस तो निकालनी है, R हो गई, और H हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर, H हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है भाई साहब, ऐसा हमें कुछ दे रखा है। अच्छा गौर कर पा रहे हैं क्या आप कुछ गौर कर पा रहे हैं भाई साहब। 14 × 42 3 9, देखो इसका ये नंबर डायरेक्ट मल्टीपल है 3 टाइम, ये इससे मर गया 3 टाइम,
बताओ, इसे 3 बार काट दिया, 3 बार काट दिया कि नहीं काट दिया बताओ, 3 बार काट दिया। ये हो गया 5 2 जा 10 और 10 का डिवाइड लगा दो 3 में, तो रेडियस आ गई आपकी 3/10, रेडियस आ गई 3/10 ही आएगी ना रेडियस। ये क्या बार कटेगा भाई इससे, 14 3 42 और 3 3 9 1, ये आएगा 30 टाइम, सॉरी 3 टाइम नहीं कटेगा बेटे, ये 30 टाइम कटेगा। ठीक है, आप डेसिमल वगैरह चेक करके कर लेना, ये 30 टाइम कटेगा और 30 टाइम कटेगा तो ये इससे कट जाएगा, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी भाई रेडियस, 3 सेंटीमीटर। एकदम लल्लू सवाल था, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है गलती करने की। 10वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए 11वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 11 स्क्रीन पर मैंने लिख लिया है, स्टैटिक्स से है ये क्वेश्चन और एकदम लल्लू सवाल है। देखिए, द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो गिव्स द मार्क्स ऑफ 80 स्टूडेंट्स ऑन ए टेस्ट। 80 स्टूडेंट हैं और उनके जो मार्क्स आए हैं वो इस तरह से दिए गए। यहाँ पर मार्क्स मैंने जो लिखे शॉर्टकट में लिख दिया थोड़ा सा। मार्क्स मतलब ये है <10, <20, <30, <40, <50, <60। नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 से नीचे नंबर 10 3 लोगों के आए, 20 से नीचे 12 के, 30 से 27 के, और ये वो पूछ रहा है कि मॉडल क्लास कौन सी होगी। तो आप जानते हो मॉडल क्लास कौन सी होती है भाई। मॉडल क्लास वो होती है जिसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। बताओ, मॉडल क्लास वो होती है जिसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। अब ये मुझे बताओ, आप कहोगे सर सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी तो यहाँ है, यानी सबसे ज़्यादा बच्चे तो यहाँ अलाई कर रहे हैं 80 वाले में, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो मैं बताता हूँ, ये 10 से कम वाले, जैसे मैंने आपसे कहा कि <10 यानी 10 से कम नंबर वाले लोग 3 हैं और 20 से कम नंबर लाने वाले लोग 12 हैं। तो आप खुद दिमाग लगाओ, थोड़ी बुद्धि लगाओ कि 20 से कम नंबर लाने वालों में, 20 से कम नंबर लाने वाले बच्चों की लिस्ट में 10 से कम नंबर लाने वाले बच्चे तो ऑलरेडी शामिल हो गए ना। बताओ, यानी ये जो 12 बच्चे हैं ना, इनमें ये 3 पहले से क्या हैं, शामिल हैं। ऐसे ही मैंने कहा <30 में 27 लोग हैं, 27, तो इन 27 लोगों में ये सारे पहले से शामिल हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो अब आप मुझे बताओ, अगर हम ढंग से देखें तो हमें पता चलेगी कि सर <10 में 3 है, तो 10 से 20 में, अब मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, देखो ये तो हो गया 0 से 10, <10 में मैं रख देता हूँ 0 से 10 हो गई रेंज। ये 20 से कम, ये मैं रखूँगा 10 से 20, इसको रखूँगा 20 से 30, ये हो जाएगा 30 से 40, ये हो जाएगा 40 से 50 और ये हो जाएगा 50 से 60। अब हम देखेंगे कि अगर 10 से कम वाले 3 हैं और 20 से कम वाले 12 हैं, तो 12 में से 3 गए, तो 10 से 20 वाली रेंज में कितने बच्चे बचे? आप कहोगे श्याम भैया 9 बच्चे यहाँ बचे। कितने बच्चे बचे? 9। <10 में तो 3 ही रहेंगे, लेकिन यहाँ 9 बचेंगे। अच्छा, यहाँ कितने बचेंगे? तो आपने कही सर 27 में से 12 घटा दीजिए, तो 27 में से 12 गए तो यहाँ पर कितने बचे? 15। बोलो सही बात है कि नहीं? ऐसे ही यहाँ पर 57 में से 27 चले गए तो कितने बचे? 30। कितने बचे भाई? 30 बचे। यहाँ 75 में से 57 चले गए तो कितने बचे? बताओ बताओ कितने बचे? 18। कितने बचे? 18 यहाँ पर बचे। बोलो सही बात है कि नहीं? और 75 और 80 यहाँ कितने बचे? 5 बच्चे। तो अब आपको पता चल गया यहाँ डिफरेंस लेके कि 10 से नीचे 10 तक के बच्चे 3 हैं, 10 और 20 के बीच में 9 हैं, 20 और 30 के बीच में 15 हैं, 30 और 40 के बीच में 30 हैं, 40-50 के बीच में 18 और 50-60 के बीच में 5 लोग हैं। तो अब बताओ सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कहाँ रही? हमने कहा 30 वाली रही सर, 30 to 40 वाली। तो यही हमारी कौन सी क्लास हो जाएगी? ये हमारी मॉडल क्लास हो जाएगी 30 to 40। तो हम आंसर लगा देंगे अपना ऑप्शन नंबर सी, 30 to 40 इज़ द मॉडल क्लास। 30 to 40 इज़ द मॉडल क्लास, यही हम आंसर लगा देंगे। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। अब ला 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 ला
चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 12 करो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, बहुत ही घटिया सवाल। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन हैविंग हाइट इतनी एंड रेडियस इतनी इज। 1 सेकंड का है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। बताओ भाई सी एस ए होता क्या है? सी एस ए ऑफ कोन पाई आर एल होता है। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 7। हाँ लेकिन एल नहीं है हमारे पास भाई साहब, इस क्वेश्चन में एल नहीं है। तो आप बताओ एल निकालो भाई पहले। ये दे रखी है हमें 24, ये हमें दे रखी है 7। बोलो कोन की हाइट 24 है, रेडियस 7 है, तो ये कितनी आएगी? ये बताओ। ये आएगी आपकी 25। कितनी आएगी? 25। तो 25 से गुणा कर देंगे हम इसमें। 7 से 7 तो कट गया। अब बताओ भाई 25 दूनी 50 का 0 5 हो गया, और 25 दूनी 50 और 5 55 हो गया, यानी कि 550 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। बोलो यार, अरे हाँ ना बोलो यार जल्दी। 550 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया ना। देख लेना भाई ये 25 ही आ रहा है कि नहीं? 25 ही आएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि ये आ जाएगा, देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, 576 और ये आएगा 49। दोनों को मिलाओगे तो ये आएगा 625, और 625 से आ गया 25। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। 13 की ओर चलते हैं भाई। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 13। बेटा फटाफट लगाते जाओ, टाइम मत लगाओ बिल्कुल भी, क्योंकि बिल्कुल लल्लू सवाल आ रहे हैं। और ये प्रीवियस ईयर है 2023 का। बताओ कितना आसान था पेपर ये। द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। भाई 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस तो डिस्टेंस फॉर्मूला से आप निकाल ही सकते हो यार। और इसमें तो निकालना भी कुछ नहीं है भैया। यूँ बताओ, एक एक्स ये रहा मेरा, एक ये है, एक ये। अरे भैया ये तो बहुत ही आसान है भाई। डी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, तो यह आ गया -2√5 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 0 माइनस दिस, यानी कि -2√5 का स्क्वायर। बोलो यार सही बात है कि नहीं है? तो डिस्टेंस आ गई मेरे पास में कितनी? इसका स्क्वायर खोलो भाई, कितना आएगा? 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और ये 5, 4 पंजे 20। ऐसे ही ये भी 20 और 20 आ गया अंडर रूट में 40, तो यह आ गया 2√10। कर लेना भाई आराम से, 2√10 यूनिट आएगा, 2√10 यूनिट आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। एकदम लल्लू सवाल था। लल्लू कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं बताऊंगा। लल्लू लल्ला लल्लू लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बतासो, लाला करे तमाशो। जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को कंप्लीट करिए और आगे बढ़िए भाई। क्वेश्चन नंबर 14 को चलिए बेटा। ला 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 ला। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 14 देखिए भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक है ये, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोज -2/3 एंड 2/3। बताइए भाई क्या होगा? अरे हमें इनको इसमें रखने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि इन ऑप्शनों को इक्वल टू 0 रख के देख लो, 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। आप एक तरीका तो वो है जो आप जानते हैं कि ये अल्फा हो गया। देखो भाई मैं बता देता हूँ मेथड नंबर 1। आपकी बुद्धि क्या क्या चल सकती है। ये तो हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। क्वाड्रेटिक है तो 2 इसके 0 होंगे, रूट हो गए। अब बताओ, अब हम जानते हैं कि अगर अल्फा बीटा होते हैं तो ऐसे होती है वो इक्वेशन। बताओ ऐसी होती है ना, यही तो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये px होता है भाई, ये px होता है। तो हमने कही ठीक है, हमने लगाई x² माइनस अल्फा प्लस बीटा हमने लगाया, तो इन दोनों को हमने जोड़ दिया। बोलो, इन दोनों को हमने जोड़ दिया, इन दोनों को हमने जोड़ दिया, तो ये तो प्लस का है और ये माइनस का है। यार मैं लिख ही देता हूँ यार, -2/3 + 2/3 x, और इधर -2/3 इंटू +2/3 करेंगे। बताओ अल्फा इंटू बीटा करेंगे उधर, तो ये तो आ गया x², और ये दोनों तो मर गए, 0 हो गए प्लस माइनस के, तो x का टर्म तो ख़त्म ही हो गया। और पीछे से आ जाएगा -4/9, -4/9। बोले यार सी बात है कि नहीं? -4/9 आएगा कि नहीं आएगा ये बताओ मुझे तो तुम। अरे बोलो बोलो रस्सियाँ यहीं आएगी कि ना। अब इसको हम अगर क्वाड्रेटिक के बराबर रख रहे हैं बेटा, तो मैं ये भी कह सकता हूँ आपसे कि आप इसको यहाँ
जीरो के बराबर रख सकते हो। काय के बराबर रख सकते हो भाई? जीरो के बराबर रख सकते हो, जीरो के बराबर रख सकते हो। अगर पी एक्स की वैल्यू जीरो मान लें, क्योंकि इसको रखोगे तो जीरो आएगी। अब मैं ये कह रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस 4/9 इक्वल टू जीरो है, तो इसको 9 को यहाँ सॉल्व कर लो तो आ गया 9x स्क्वायर माइनस 4/9 इक्वल टू जीरो। ये 9 तो चला गया जीरो में, बोलो 9 तो चला गया जीरो में। तो अब मेरे पास में बचा 9x स्क्वायर माइनस 4, बोलो 9x स्क्वायर माइनस 4 बचा इक्वल टू जीरो। अब मैं ये कह रहा हूँ अगर मैं इस पूरे में 5 से मल्टीप्लाई कर भी दूँ तो कोई फर्क थोड़ा ना पड़ रहा है मेरे से, क्योंकि ये तो इक्वल टू जीरो है, तो इसमें मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब आप मुझे बता दो भैया यहाँ ये कहाँ है ऑप्शन? ये ऑप्शन नंबर डी है भाई। 9x स्क्वायर माइनस 4 मैच करना चाहिए और 9x स्क्वायर माइनस 4 ये मैच कर गया यहाँ, यही इसका आंसर है। एक तरीका तो ये है, इसको मैं कहूँगा बिल्कुल गधा तरीका है। इससे ज़्यादा बकवास तरीका कोई हो नहीं सकता इस दुनिया में आज की डेट में। हम नहीं करेंगे ये वाले तरीके से भाई साहब, हम नहीं करेंगे बिल्कुल भी। हम क्या कह रहे हैं कि आप इनको ना जीरो के बराबर रख के देख लो। मैं ये कह रहा हूँ इसको आप जीरो के बराबर रखोगे तो x की वैल्यू आएंगी 9/4, और 9/4 का जब आप रूट लोगे ना बेटा तो आएगा प्लस माइनस 3/2, जो कि बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा, तो ये ऑप्शन खत्म हो गया। 4/9 इक्वल टू जीरो रखोगे ये तो जीरो में चला जाएगा। यहाँ से एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस 4/9, जिसके रियल रूट ही नहीं होंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू माइनस कैसे हो सकती है? ये भी गलत है भाई साहब। एक्स स्क्वायर प्लस 9/4, ये सेम वही बात है कि भैया यहाँ से भी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी माइनस के 3/4, जो आप इसको जीरो के बराबर रखो, और ये पॉसिबल नहीं है, सॉरी माइनस 9/4 जो पॉसिबल नहीं है, तो ये भी ख़त्म है। तो वैसे भी यही ऑप्शन बचता है और यही हमारा सही भी है। आप इसको सॉल्व करोगे जीरो के बराबर रख के तो ये देगा प्लस माइनस 2/3, दो वैल्यू आएंगी इसकी, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। लल्लू सवाल था एकदम। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़िए भाई। ठीक है भैया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 हमारी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी जल्दी करिए, फटाफट फटाफट करते चलिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है कि इफ द वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ ए स्टैटिस्टिकल डाटा, माइक के तो पता ही नहीं है कहाँ है माइक, हमारा कब सोड़ा पड़ा है, हमें तो अब होश आया। चलो कोई बात नहीं है भाई। देखिए स्टैटिस्टिकल डाटा है एक हमारे पास, इज इंक्रीज बाई 3 देन द मीन ऑफ डाटा। बिल्कुल बचपन से करते आ रहे हैं, एकदम लल्लू सा सवाल है। आप जानते हैं कि अगर एक डाटा है हमारे पास में जिसमें बहुत सारे ऑब्जर्वेशन है, अगर आप उन ऑब्जर्वेशंस का एवरेज निकालें, ठीक है, तो कुछ एवरेज आ जाएगा। अब उन सारे ऑब्जर्वेशन में अगर आप सेम नंबर जोड़ते हो तो एवरेज में भी वह नंबर जुड़ जाता है। इतनी सी कहानी है, और ये क्वेश्चन बड़ा ही लल्लू है। मान लीजिए मैंने कहा कि x1 x2 x3 डॉट 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 xn इनका एवरेज है सर x बार। क्या है इनका मीन? x बार है। ये n है ना, तो n से डिवाइड लगा दिया। भाई मीन क्या होता है? मीन होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब मैं कह रहा हूँ कि मैंने इन सब में 3 जोड़ दिया, या मैं, आप ये तो 3 कह रहा है, मैं कह रहा हूँ कोई भी नंबर जोड़ दो p। खांसी कैसे हो गई यार? p जोड़ दीजिए, सॉरी। मान लीजिए x1 में भी p जोड़ दिया बेटा, प्लस x2 में भी p जोड़ दिया, ऐसे ही मैंने xn में भी p जोड़ दिया। तो ये नंबर ऑफ टर्म तो n ही रहेंगे, नंबर ऑफ टर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भाई अब x1 प्लस p हो गया, x2 प्लस p हो गया, xn प्लस p हो गया। बताओ यार सही बात है कि नहीं है? अब बताओ यार, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 xn तक, और ये p जो है ना p, इनको अलग अलग जोड़ लेंगे तो ये np हो जाएंगे। बताओ np होगा कि नहीं होगा? बताओ भाई x1 प्लस x2 ये तो अलग ले लिए, और प्लस में p प्लस p ये कितनी बार आएंगे? n बार आएंगे, तो np हो गए, n इंटू p, और अपॉन में हो गया भाई n। बोलो बेटा सही बात है कि नहीं है? अब तुम मुझे ये बताओ कि अगर ये ऐसे लिखा हुआ है तो मैं इसको अलग अलग सेपरेट करके भी लिख सकता हूँ ऐसे, भाई ये अपॉन ये प्लस ये अपॉन ये, बात तो सेम ही है, डिनोमिनेटर सेम कॉमन आ जाएगा, n से n कट गया। बोलो बेटा, और ये वाली जो बात है ना, ये वाली बात, ये तो यही वाली बात है जो हमने सबसे पहले यहाँ लिखी थी, ऊपर देखो, और इसकी वैल्यू होती है x बार।
तो आप कह दोगे सर एक्स बार तो ये हो गया और इसमें प्लस में कौन बढ़ गया, पी। बताओ सही बात है कि नहीं, एक्स बार और एक्स बार में कौन बढ़ गया, पी। तो वही मैं कह रहा हूँ आपसे कि आप अगर हर ऑब्जर्वेशन में सेम नंबर कोई जोड़ते हो तो आपका जो एवरेज है यानी जो मीन है उसमें भी वो नंबर ऐड हो जाता है, सिंपल सी बात है। यानी अगर इसमें हर डाटा को भाई अगर है ईच ऑब्जर्वेशन, हर ऑब्जर्वेशन को अगर इंक्रीज किया जाता है तीन बढ़ा दिया जाता है तो फिर क्या होगा, इसका जो मीन होगा ना वो भी इंक्रीजेस बाई 3 हो जाएगा, 3 बढ़ जाएगा। अब इसी के साथ ये चीज़ समझ लो कि अगर इसमें हम सेम नंबर जोड़ रहे हैं हर डाटा में तो उतना बढ़ जाएगा, पी जुड़ जाएगा। अगर सब में से पी घटाया होता तो मीन में से पी घट जाता, सब में पी का मल्टीप्लाई क्या होता तो इसमें पी का मल्टीप्लाई हो जाता, सब में पी का डिवाइड क्या होता तो इसमें पी का डिवाइड हो जाता। ये मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी आपको। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। ये तो एकदम बच्चा सवाल था। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 16 हमारी स्क्रीन पर ये रहा। फटाफट से आप इसका मुझे जवाब दीजिए क्या आएगा, बिना कोई देर किए फटाफट आंसर कीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, देखो बेटा हैपनिंग ऑफ एन इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी दी है, पी, और उसी इवेंट की ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी दी है, क्यू। आप बताओ मुझे, एक सिक्का उछाला मैंने, हेड आना और हेड ना आना, दो ही चीज़ होंगी, या तो हेड आएगा या हेड नहीं आएगा। यानी एक इवेंट है तो दूसरा कॉम्प्लीमेंट है उसका। कॉम्प्लीमेंट आपने पढ़ाई हो भाई, एक पी है, मान लीजिए किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी पी है, ठीक है, या मैं इसको पी से डिनोट कर रहा हूँ। मान लीजिए कोई इवेंट है उसको मैंने ई से डिनोट किया, ई इवेंट है, तो इसका अपोजिट इवेंट जो होगा वो होगा ई डैश, और इन दोनों को हम एक दूसरे का क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। और कॉम्प्लीमेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन दोनों की जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश, इन दोनों का सम कितना होता है बेटा, 1। यानी दो ही काम होंगे, या तो इवेंट होगा या नहीं होगा, और होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा कितना होगा, 1 होगा। तो हम तो ये कहेंगे भैया होने की प्रोबेबिलिटी अगर p है, होने की अगर p है और ना होने की q है, तो इन दोनों का सम कितना होगा, 1 होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। एकदम घटिया सवाल। ये डोरी टूट जाएगी यार माइक की किसी दिन, ये पैर के नीचे आ जाती है और खिंच जाती है, मेरा नुकसान हो जाएगा। पेन टैब अभी आने वाला है तब नहीं होंगी ये सारी समस्याएं, बोर्ड पे पढ़ाने में होती है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 17 और 18 दो MCQ और रह गए, उनको और कर लेते हैं और इस वीडियो को ख़त्म करेंगे भाई, ठीक है। समझ गए आप, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था बेटा। देखो हैपनिंग ऑफ इवेंट, अगर एक इवेंट है तो नॉट हैपनिंग उसका कॉम्प्लीमेंट है, तो हैपनिंग और नॉट हैपनिंग दोनों को मिला करके प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए, सम उसका 1 होना चाहिए। इतनी सी बात है, आपने पढ़ी भी है बुक में। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। चलिए भाई प्रोबेबिलिटी से एक और क्वेश्चन आ गया हमारी स्क्रीन पर, देखिए। ए गर्ल कैलकुलेट दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग इन द फर्स्ट प्राइज इन ए लॉटरी इज 0.08 इफ 6000 टिकट्स आर सोल्ड, हाउ मेनी टिकट्स हैज सी बॉट। ठीक है, लॉटरी का खेल है भाई, प्रोबेबिलिटी पर क्वेश्चन है। आप मुझे बताइए, अगर 6000 टोटल टिकट बेची गई तो टोटल आउटकम तो 6000 हो गए, ठीक है। टोटल आउटकम कितने हो गए, 6000 हो गए, 6000 हो गए भाई टोटल आउटकम। फेवरेबल क्या होंगे, फेवरेबल वो होंगे जो इसने खरीदे होंगे, फेवरेबल वो होंगे जो इसने टिकट खरीदी है, वो इसके फेवरेबल में जानी चाहिए। उन्हीं के हिसाब से उन्हीं में से कोई एक आएगी तो वो फेवरेबल में जानी चाहिए। और ये प्रोबेबिलिटी का एक के बराबर है, 0.08 के बराबर है। तो आप तो एक बात मुझे बताओ भाई, आप मुझे एक बात बताओ कि इसका मतलब तो ये हो गया इसका मतलब क्या हो गया, बताओ बेटा, जल्दी से देखो, सॉल्व करो।
बोलो भाई सॉल्व करने से क्या आ रहा है ये, आई थिंक 480 आ रहा होगा। तो हम कहेंगे कि 480 टिकट्स उस लड़की ने खरीदे होंगे। ठीक है बॉस। लास्ट MCQ क्वेश्चन नंबर 18 ये और कर लेते हैं इस वीडियो में, उसके बाद में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे उनको करेंगे। ठीक है। तो दोस्तों आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। बोर्ड में 18 MCQ क्वेश्चन आते हैं और 18 MCQ क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। ये 18वां है, मतलब इसके बाद में इस वीडियो को एंड करेंगे ताकि बहुत लंबा ना हो जाए और आप प्यार से इसको देख पाएँ। और आज के लिए सर्विस इतनी ही रहेगी। ठीक है। क्या करें, समय इतना ही मिलता है यार। मैं तो मैराथन पे मैराथन करा दूँ, लेकिन बोर्ड पे क्वेश्चन लिखना पड़ता है तो टाइम लगता है मुझे। आपको ये चीज़ जो आधे घंटे में मिल रही है ये 1.5 घंटे में बनी है कम से कम, ये समझो मेरी बात। ठीक है। अगर मेरे पास में पेन टेप की व्यवस्था जैसे हो जाएगी ना, तो फिर हम लैपटॉप या फ़ोन एंड्रॉयड पे ही वीडियो रिकॉर्ड एंड्रॉयड से ही बना लिया करेंगे। उसमें क्वेश्चन भी आ जाया करेगा और क्वेश्चन हम नोट भी कर लिया करेंगे। लिखना नहीं पड़ेगा ना क्वेश्चन, बहुत मेहनत बच जाती है। अगर आप फोटोकॉपी लगा दोगे या प्रिंट करके डायरेक्ट उसको सॉल्व करा दोगे तो बहुत मेहनत बच जाती है आपकी। समझ रहे हो भाई साहब। चलिए भाई देखिए 20 लोगों का ग्रुप है तो आपको पता चल गया सर कि टोटल आउटकम तो हो गए 20। टोटल आउटकम कितने हो गए बेटा 20। उनमें से 5 तैर नहीं सकते हैं। तो अब आप मुझे ये बताओ कि 20 लोग टोटल हैं, 5 इसमें से तैर नहीं सकते हैं, तो तैर कितने सकते हैं? तुमने कही 15 कैन स्विम। भाई 15 लोग ऐसे हैं जो तैर सकते हैं। 5 से तो तैरना आता नहीं है, 15 से आता है। 20 लोग तो टोटल ही हैं सारे। अब आप मुझे ये बताओ कि हमें तो भैया ऐसे आदमी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो तैर सकता है, स्विम कर सकता है, तैर सकता है। तो बताओ हमारे फेवर में कितने लोग हैं? 15 लोग तैर सकते हैं। तो हमने कही भैया 15/20 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। हमने एक काटा, 5 × 15 5 × 20, तो आंसर आ गया 3/4। यही हमारा आंसर है। और इसी के साथ आज की सेवाएं समाप्त करेंगे। काफ़ी रात भी हो गई है, हमें भी सोना है क्योंकि सुबह कहीं जाना है, मतलब स्कूल जाना है। और आप लोग पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। इसी आशा उम्मीद के साथ मैं श्याम भैया आज के इस एपिसोड से आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में फिर मुलाकात होगी, इसी पेपर को कंटिन्यूस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।